सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप इस टॉपिक के बारे में तो अवेयर हो ही चुके होंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली कुछ दिन पहले ऑर्डर दिया अपना कि दिल्ली के जितने भी जो आवारा ये डॉग्स हैं इनको उठा के शेल्टर्स में डाल दिया जाएगा और 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये कार्रवाई जो है वो होगी। ठीक है। जब से ये फैसला आया है तब से आपको पता है कि दो गुट जो है वो बढ़ चुके हैं। एक वो जो इस फैसले का पक्ष ले रहे हैं, एक वो जो इसके खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे एनिमल वेलफेयर, एनिमल लवर्स जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये एक किस्म से इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल एंड अ काइंड ऑफ इलीगल है, तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इससे क्या होगा कि जो भी ये जो आवारा डॉग्स होते हैं सड़कों पर, ये क्या करते हैं, केवल स्कूल को जो जा रहे बच्चे होते हैं, केवल महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ ऐसे जो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते अच्छे से, तो उनके ऊपर कई बार अटैक कर देते हैं और इससे कई ऐसे केसेस देखने को भी मिले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पक्ष जो है सही है और ये भी कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो सही है। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा टाइम लेके बना रहा हूँ ताकि दोनों पक्षों को एक बार मैंने देखा, जांचा, पहचाना, उसके बाद ही आपके सामने कुछ फैक्ट्स में लेके इस वीडियो में आ रहा हूँ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो तरीके से हम इस पूरे मुद्दे को देख सकते हैं। एक वे भावनात्मक तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से हम देखते हैं इसको, एक वो हमारे पास तरीका बचता है। दूसरा तरीका बचता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कितना सही है, क्या चीज़ें और उसमें इम्प्रूव हो सकती हैं, या ये जो फैसला है कि इनको कि सिर्फ एनिमल लवर्स की हम बात सुने कि नहीं भैया हम सुपीरियर रेस हैं तो हम इनको जो है वो इतना तो हम कर सकते हैं, उनकी भी किस हद तक बात सही है, क्या उसमें चीज़ें जो है वो सही हो सकती हैं। ठीक है, वही इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, ये बात करिए इन शेल्टर्स में डालने की। पहला जो मुझे पॉइंट लगता है कि अगर तो हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है और दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के जो एरिया वहाँ पे ऐसे अच्छे शेल्टर्स बनाए जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि इनको इस तरीके से ठूस के ना रखा जाए भाई, इनकी ओवर पैकिंग ना करा जाए, क्योंकि ये भी भाई इनको भी जान है, इनको भी उतना ही तकलीफ़ होता है जितना किसी एक ह्यूमन बीइंग को होता है। तो अगर तो आपके पास अच्छी एक सुविधा है, अच्छी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, अच्छे शेल्टर्स बना सकते हो जिनमें फ्रीली ये घूम सके, इनको टाइमली खाना प्रोवाइड करा जा सके, इनका वैक्सीनेशन हो, इनकी मेडिकल केयर भी करी जाए, तब तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं इससे ताल्लुकात अच्छे से रखता हूँ कि हाँ भाई फिर तो फैसला सही है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इससे दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सिटी में क्या होता है कि इनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, ह्यूमन एनिमल इनका जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तभी होता है जब आप क्या है ना कि एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं बचा है। यार इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है शहरों में माहौल, ठीक है, तो उस तरीके से तो ये सही भी है फैसला, लेकिन आपके पास क्या उतनी फैसिलिटीज़ हैं तब ये फैसला करने का फ़ायदा है। तो देखो, इस वीडियो में ना हम 2-3 मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी वो करी थी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। ये एक्ट है 1960 में ही आया था। इस एक्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूपीएससी का तो आपको पता है ये एक्ट वगैरह जो होते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं, ये फेवरेट होते हैं थीम, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। दूसरा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है वो करी है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की। बर्थ कंट्रोल रूल्स की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो है एकदम आप कह सकते हो अनरीजनेबल एंड एब्सर्ड किस्म के रूल्स हैं ये वाले। क्यों बोला है मैं बताता हूँ जरा एंड में। ठीक है, चलिए, आई होप इतना आपको मुद्दा समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैंने आपको बोला ना कि ये सब चीज़ें हैं, तो देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने इसके ऊपर जब सर्च करा, मैंने प्रॉपर देखा, तो इसमें हाँ ये किस तरीके से डिफरेंट चैप्टर्स दिए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको अगर इस तरीके से आपको नेट पे जो है वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, मैंने सारा पीडीएफ देखा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी और तभी मैं आपके लिए वीडियो ये लेके आ रहा हूँ। ये हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वहाँ की फालतू बातें सुनने से बेटर है कुछ पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छी चीज़ें पढ़ो। देखो, इसमें एक चैप्टर 2 में बात करी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक बात तो ये पता चली कि इसी जो ये रूल है, एक्ट है 1960 का, इसी में जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया।
बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं, ये आपको पेपरों में सवाल इससे आ सकता है इस बार, तो ये पढ़ने की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी थी, चलिए इनके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। ये एक हेडिंग है, शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ इक्वलिटी इन 1960। अब यहाँ पे एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि पेपर में ना आपको जो स्टेटमेंट्स आती है ना यूपीएससी एग्जाम में, चाहे सीडीएस का दो, सिविल सर्विसेज का दो, या बाकी स्टेट पीसीएस के, तो इस तरीके से आती हैं। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी, इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये थोड़ा सा हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या इन्होंने अब चेंज कर दिया, क्योंकि हो सकता है ये पहले की बात हुई है जब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी नहीं बना था, ठीक है, 370 जो आर्टिकल है वो नहीं हटा था। तो यहाँ पे ये एक बड़ी एक्सेप्शन है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है वो ये लागू नहीं होगा, बाकी सारी इंडिया पे ये एक्सटेंड करता है, ठीक है जी, एक ये। दूसरा इसमें मैंने इंपॉर्टेंट एक चीज़ मुझे डेफिनेशन दी है कि इसमें एनिमल को किस तरीके से डिफाइन करा गया है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है उसको एनिमल ही बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी इसमें प्रोवाइड करी गई है इसी एक्ट में। इसके अलावा मैं जब सर्च कर रहा था मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि फंड्स ऑफ बोर्ड, जो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इसके फंड्स कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इसके जो फंड्स आएंगे वो हैं कंसिस्ट ऑफ ग्रांट्स मेड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट and of contributions, donations, subscriptions, bequests, gifts and the like made it by any local authority by any other person। यानी कि ज़्यादातर आप देख रहे हो ये बोर्ड जो रन करता है वो करता है डोनेशंस पर। अब डोनेशंस चाहे वो गवर्नमेंट दे टाइम टू टाइम इनको, या कोई लोकल अथॉरिटी दे दे, या कोई एक इंडिविजुअल दे दे, या कोई कंपनी दे दे, कोई भी प्रकार की जो है वो डोनेशन चलता है और उसी से इसके फंड्स जो है वो रन कर रहे हैं। तो ये मुझे कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट लगे थे दोस्तों आपके लिए, तो मैंने सोचा ये पॉइंट्स आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट्स आ जाएं। तो आई होप हमने इतना समझ लिया कि ये मुद्दा क्या है और उसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखने हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है दोस्तों, और ये स्टेटमेंट क्या दी है, एक सेकेंड के लिए रुकना जरा सा, ओके चलिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कोई भी अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है किसी स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप यहाँ पे देखो ऐसा टॉपिक आपको आ सकता है, ये बड़ा ही हाईलाइटेड टॉपिक है और ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप ओपनिंग कर सकते हो दैट कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला इस बार जब इन्होंने ये फैसला सुनाया है, ठीक है। अब इसमें अब थोड़ा सा हम बात करेंगे अब आगे की इस वीडियो में रिसर्च वर्क की, कि काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई इस मुद्दे को लेके और वो भी अभी सामने आ रही हैं, यानी कि उनका क्या कहना है, डिफरेंट वेरियस जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका इस मुद्दे के ऊपर क्या विचार है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया था, एडिनबर्ग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, इन्होंने भी रिसर्च करा इसके ऊपर। और रिसर्च का बेसिकली क्या था, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं एंड पब्लिक हेल्थ, स्ट्रीट डॉग्स एंड पब्लिक हेल्थ, इसके ऊपर इन्होंने बेसिकली रिसर्च करा है। अब इसके क्या आउटकम निकल के आती है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने बोला कि जो 82% जो ह्यूमन और डॉग कॉन्फ्लिक्शंस हैं, इंट्रैक्शंस हैं, दे आर न्यूट्रल। बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, दे आर न्यूट्रल, यानी कि 82% जो ह्यूमन डॉग इंट्रैक्शंस है वो न्यूट्रल हैं। सिर्फ 2% ऐसी इंट्रैक्शंस होती हैं जो कि वायलेंट हो जाती हैं, आप कह सकते हो जिसमें चेजिंग देखने को मिल जाता है, यानी कि वो पीछा करते हैं, बाइट कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2% की ही ऐसी आप कह सकते हो कि इंट्रैक्शंस होती हैं, बाकी जो रहती हैं वो क्या रहती हैं, वो न्यूट्रल ही रहती हैं ऑलमोस्ट, ये इनका कहना है ऐसा। चलो एक बात ये आ गई, एक और रिसर्च की बात करेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम। वो रिसर्च है बेसिकली
एक प्रोफेसर हैं कृतिका श्रीनिवासन करके, कृतिका श्रीनिवासन। अब इनकी रिसर्च क्या बोलती है, इन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च करा, तो इन्होंने क्या बोला कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना कि मास रिमूवल का, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी हैं भाई सभी को उठा लिया जाएगा विद इन 8 वीक्स। तो इन्होंने बोला ये जो मास रिमूवल है ना, ये कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित हो सकता है। आपके दिमाग में बात आ रही है कि हार्मफुल क्यों हो सकता है? देखो, इसका इन्होंने बड़ा ही एक अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि होगा क्या कि इतने सारे कैनाइन्स यहाँ पे है। कैनाइन्स का मतलब क्या होता है, ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं कैनाइन्स की श्रेणी में आते हैं। तो एकदम से इनको उठाओगे तुम सभी को, तो एक स्पेस जो है वो जो इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई करा ना, वो स्पेस वेकेंट हो जाएगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। अब इस वेकेंट स्पेस को हो सकता है कोई ऐसी, और आप कह सकते हो कि डेंजरस कोई एनिमल स्पीशीज जो है वो इसको कवर अप कर ले। ठीक है, कोई डेंजरस एनिमल स्पीशीज जो वो इसको कवर अप कर ले, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाए, हार्मफुल हो। तो ये भी एक बड़ा ही आप कह सकते हो कि एक भाई एक नपा तुला हुआ ये इनकी एक इन्वेस्टिगेशन है, जो मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि ये तो पॉइंट रखना बनता है ना। तो ये इनका कृतिका श्रीनिवासन जी का ये कुछ कहना था और सच में बहुत प्रैक्टिकल बात अपने आप में ही, है ना। इसके अलावा जरा एक और सर्वे की बात कर लेते हैं। ये सर्वे क्या बोलता है, जब ये सर्वे हुआ था 2022 और 2023 के आसपास ये सर्वे हुआ है। इसमें भारत की जो हम 15 स्टेट्स का सर्वे हुआ और यूके की सिटी है चेशायर करके। ठीक है, चेशायर कैसा पढ़ेंगे आप देख लेना इसको, ये सिटी है, सर्वे हुआ। तो इन 15 स्टेट्स में अगर मैं पर 1000 पॉपुलेशन की बात करूं तो उसमें 4.7% आप कह सकते हो 4.7 पर 1000 ये इंट्रैक्शंस हुई। ठीक है, डॉग बाइट इंसिडेंट जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंसिडेंट कुत्तों का काटने के 1000 में 4.7 इतना है एवरेज यहाँ पे। और यूके की जहाँ इस सिटी की बात करी, यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में 18.7 पर 1000 पॉपुलेशन। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में तो वैसे भी कम है बाहर के कंट्रीज़ को कंपेयर करा जाए। चलो, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक डाटा रिवील हुआ है। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च वर्क करा, क्योंकि यार ऐसे भावनात्मक बातें करने से बेटर है कुछ आप लॉजिकल बात करो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट हो और हमारा सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग हो हर मुद्दे के लेकर। ठीक है, तो जो रेबीज़ के केसेस हैं भारत में, रेबीज़ केसेस इन इंडिया, आप कह सकते हो ये इनमें भी आपको शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले प्रीवियस 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों में। जहां 2005 की मैं बात करूं 274 है ऑन एवरेज केसेस है, वहां 2022 में 34 के आसपास देखने को मिले थे ये। और ऐसा पॉसिबल हो पाया वैक्सीनेशन के कारण, जो सरकार ने मुहिम करी थी डॉग्स वैक्सीनेशन की, उसके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो देख सकते हो ये भी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस मामले में भी हमारे। तो इस बात को लेके इसलिए थोड़ा बवाल चल रहा था बेसिकली। लेकिन बहुत सारी और आप कह सकते हो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके इसके ऊपर आप कह सकते हो कि रिएक्शंस आए हैं, जैसे कि पीटा, आप सभी को पता है, ऐसा मुद्दा हो और पीटा ना बोले। पीटा क्या है ये? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आप देखते रहेंगे हमारे जो इंडियन बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो एम्बेसडर बनते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्रैक्टिकल बोला है। दे कॉल इट इम्प्रैक्टिकल एंड इलीगल एंड इलॉजिकल। ठीक है, ये सब बातें बोली हैं और ये इनका स्टेटमेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ABC रूल हैं, ABC मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, इनको क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? इनको बोला अनरीजनेबल एंड
एब्सर्ड। यार ये चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ना इनको अपने आंसर्स में यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब क्यों बोला है ऐसा, देखो ये रूल क्या बोलता था, ये रूल बोलता था कि जो भी स्टरलाइज्ड डॉग्स होंगे, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाएगा, दे विल बी रिलीज्ड बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, देयर सेम लोकेलिटी, जहाँ से वो उठाए गए थे उनको वापस वहाँ रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो भी एनिमल उठाया जाएगा उसको वापस रिलीज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि नो कैप्चर्ड एनिमल विल बी रिलीज्ड बैक टू स्ट्रीट्स अगेन। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बोला, तो ये बातें ना हमें ध्यान में रखनी है। तो इसलिए इन्होंने इसके काउंटर में ये बात बोली है जो एबीसी रूल्स हैं, ठीक है। बाकी तो दोस्तों मैंने आपको चीज़ें अभी बता ही दी हैं। हमने एक और बात करी है एनिमल प्रिवेंशन की, जो एक्ट है आपका 1960 का, मैंने ऊपर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता ही दिए हैं। ये भी बताया कि इससे जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी बना। इसमें देखो थोड़ी और इसमें नए कुछ चेंजेस लेके आए गए थे। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी ऐसा क्रुएल्टी करता हुआ पकड़ा जाता है इंसान डॉग्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति, जिसको 3 साल की जेल हो सकती है, या अगर कोई किलिंग के मामले में इन्वेस्टिगेशन होती है तो 5 साल तक जेल होगी। लेकिन फिर वही बात है, मैंने बोला ना कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी, तो प्रैक्टिकलिटी तो यही कहती है, ग्राउंड रियलिटी यही बोलती है कि ये सब सिर्फ कागजी बातें होती हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोगों को मार दे रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को मार दे रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी वापस आ जाते हैं ये बेल पे बहुत जल्दी, विद इन टाइम, ठीक है। और तो ये तो फिर भी एक एनिमल की किलिंग की बात है, यहाँ 3 से 5 साल का तो सवाल उठता ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये कुछ आज का आपका वीडियो था इस मुद्दे के ऊपर। आई होप आपको ये पूरा मुद्दा जो है वो समझ आया है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी क्लैरिटी जो हुई होगी अच्छे से हुई होगी इस मुद्दे को लेके। मेरे से जितना बन पाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने कोशिश करी इसमें इंक्लूड करने की। बाकी इसके अलावा आप थोड़ा और खुद पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ना चाहो ये एक्ट के बारे में पढ़ लेना पेपर से पहले, और ये वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे आपको लगा ही दी हैं, यहाँ से मुझे उम्मीद है कि पेपरों में सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको सही लगता है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरीके के कंटेंट के लिए। एंड कोई भी अगर पर्सनलाइज्ड कोचिंग आप लेना चाहते हो, पर्सनलाइज्ड कोचिंग आप करना चाहते हो, दिस इज़ माई नंबर 7807041836। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे जीएस के कोर्सेज बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे, अफोर्डेबल। इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। एंड साथ का साथ जो हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट्स जो HPG पढ़ना चाहते हैं मेरे पास, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। इंग्लिश HPG के लगभग आपके 1800 से लेके 2000 तक ही ये कोर्स हैं, इतने में आपको मिल जाएंगे इसी प्राइजेस के बीच में दोनों। जीएस का कोर्स आपको लगभग 3500 में मिल जाएगा सारा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा साइंस एंड टेक्स सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।